उधर कैप्टन गुस्से में ग्वानसिक की टांग पर वार करता है। तभी एसून वहां पहुंच जाती है और वो ये सब देखकर गुस्से में पागल हो जाती है और कैप्टन को मारती है और कहती है, अगर दोबारा मेरे पति के पास आया तो तेरी हड्डियां तोड़ दूंगी। और साथ ही साथ ये भी कहती है कि अब से ग्वानसिक तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा। वो ग्वानसिक को लेकर चली जाती है और रोने लगती है क्योंकि वो इतने दिनों से अपमान सह रहा था। ग्वानसिक फिर काम ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन कैप्टन ने सबको मना किया होता है कि उसे नौकरी मत देना। वो उदास होकर घर लौटता है। एसून उसे दिलासा देती है और खुद प्रेग्नेंट होने के बावजूद बाजार में काम करने लगती है और अपनी माँ के पुराने दोस्तों के साथ वो मछली बेचती है। लेकिन जब वो घर लौटती है, ग्वानसिक को डिप्रेशन में देखती है। वो उसकी हिम्मत बढ़ाती है और कहती है, समझो जैसे तुम छुट्टी पर हो। लेकिन ग्वानसिक डर रहा होता है कि बच्चे के आने पर खर्चा कैसे उठाएगा। फिर भी एसून को खुश रखने के लिए मुस्कुराता है। एक दिन एसून खाना बनाने जाती है, लेकिन घर में कुछ भी नहीं होता। वो पड़ोसियों से उधार मांगती है, लेकिन कोई उसे कुछ नहीं देता। वो मजबूरी में अपनी दादी के घर जाती है, रोते हुए खाना मांगती है। लेकिन उसका चाचा उसको बेइज्जत करता है और कहता है, अब तू शादीशुदा है, खुद कमाओ और खाओ, हमारी हालत तो पहले से ही बहुत खराब चल रही है। एसून बहुत अपमानित होकर घर लौटती है। अपनी बेटी को भूखा सोते देख रो पड़ती है। ग्वानसिक को ये सब देख बहुत दुख होता है। वो माफी मांगता है और एसून को गले लगाकर दिलासा देता है। एसून उसकी इस नरमी से बहुत खुश होती है। उसे अपनी माँ की याद आ जाती है, जो हमेशा उसे प्यार से संभालती थी। उसी वक्त बाहर से उसकी दादी की आवाज आती है, जो देर रात में एसून से मिलने आती है और एक पासबुक भी लेकर आती है जिसमें पैसे थे। वो कहती है, इससे ग्वानसिक एक नाव खरीद सकता है और खुद कैप्टन बनकर अच्छा पैसा कमा सकता है। दादी बताती है कि एसून की माँ ने उससे कहा था, जब मेरी बेटी को जरूरत पड़े तो उसकी मदद एक बार जरूर कर देना। एसून की माँ कहती है कि मैं अपनी बेटी को जानती हूँ, वो बिना जरूरत कभी उसे तंग नहीं करेगी। अगर ऐसा दिन आए तो मेरी खातिर उसकी मदद जरूर करना। एक हफ्ते बाद एसून और ग्वानसिक उस पैसे से बोट खरीद लेते हैं। पूरे गांव वाले उन्हें मुबारकबाद देने आते हैं, यहाँ तक कि ग्वानसिक की माँ भी, जिसने पहले उन्हें घर से निकाल दिया था, वो भी देखने आती है। वो बार बार कहती है, मेरा बेटा अब कैप्टन बन गया। एसून उसकी बातों पे हंस देती है और बताती है कि ये बोट उसके नाम पर है, ना कि उसके बेटे के। वो सेलिब्रेट करने लगती है, नाचती है, लेकिन अचानक उसे दर्द होने लगता है और वो समझ जाती है कि डिलीवरी का टाइम आ गया है। ग्वानसिक बोट से कूदकर नीचे आता है और उसे उठाकर लकड़ी की गाड़ी में डालता है और अपनी माँ के साथ दौड़ते हुए अस्पताल ले जाता है। इस बार एसून को बेटा होता है। ग्वानसिक के घर वालों को साबित हो जाता है कि वो मनहूस नहीं है। समय बीतता है, उनकी जिंदगी थोड़ी स्टेबल हो जाती है। फिर कुछ सालों बाद एक दिन ग्वानसिक की माँ और दादी एसून से मिलने आते हैं और कहते हैं कि चलो हमारे साथ वापस घर चलो, क्योंकि वो फिर से प्रेग्नेंट है। और अब वो दोनों उसको बहुत मानने भी लगती है, क्योंकि अब एसून की वजह से ग्वानसिक कैप्टन बन गया था और उन्हें पोता भी मिल गया था। लेकिन वो मना कर देती है और कहती है, जो होना था हो गया। तभी ग्वानसिक भी आता है और वो भी नहीं चाहता कि वो दोबारा उस घर जाए जहां उसके वाइफ के साथ नौकरों जैसा बर्ताव हुआ हो। रात में ग्वानसिक उस मकान मालिक से विदा लेता है जहां वो किराए पर थे और एसून को एक बड़ा सा नया घर दिखाने ले जाता है। एसून बहुत खुश होती है, क्योंकि ये वही घर है जहां वो पैदा हुई थी और बड़ी हुई थी। उसे अपनी माँ की याद आती है और वो रोने लगती है। फिर वो ग्वानसिक के साथ बैठती है और कहती है, मैं हमेशा चाहती थी कि मेरा खुद का घर हो। अगले दिन सब मिलकर सामान शिफ्ट करते हैं और फैमिली फोटो खिंचवाते हैं। सब बहुत खुश होते हैं। फिर एक रात को एसून सपना देखती है जिसमें उसकी माँ आती है और कहती है कि उसकी पड़ोसन के पास गाड़ी है। तभी उसकी नींद खुलती है और उसे फिर से डिलीवरी पेन शुरू हो जाता है। उसे अपनी माँ की बात याद आती है और एसून अपनी बेटी से कहती है कि पड़ोसन को बुला लाओ, क्योंकि इस वक्त ग्वानसिक बोट पर होता है। पड़ोसन आती है और उसे फौरन अस्पताल ले जाती है।
सही टाइम पर डिलीवरी हो जाती है और इस बार भी एक बेटा होता है। अगले दिन ग्वानसिक की माँ और दादी बच्चे को देखने आते हैं। वो खुश होते हैं और एसून से माफी मांगते हैं और ये मानते हैं कि उन्होंने उसके साथ गलत किया था और वो कोई मनहूस नहीं है। फिर से वक्त बीतता है। एक दिन कैप्टन गांव वालों को इकट्ठा करता है और बताता है कि वो सरपंच बनना चाहता है क्योंकि कोई और उम्मीदवार नहीं होता, जिससे लोगों के पास किसी और को वोट देने की चॉइस ही नहीं होती। तभी गांव वालों में से कोई कहता है कि एसून उपसरपंच बन जाए, लेकिन कैप्टन इसे मानने के लिए तैयार नहीं होता, जिस पर एसून कहती है कि ठीक है, तो वो भी सरपंच बनने के लिए खड़ी हो जाएगी। कैप्टन को लगता है कि वो हार जाएगा, तो मजबूरी में उसे एसून को उपसरपंच बनाना पड़ता है। गांव वाले खुश होते हैं कि पहली बार कोई औरत पावर में आई है। उस समय कोरिया में सरकार ने पुरुषों और महिलाओं के सामाजिक डांस पर रोक लगा थी। अगले दिन कैप्टन गांव की उन औरतों को पकड़ने जाता है जो डांस ट्रेनिंग सेंटर में काम कर रही होती है। एसून भी साथ जाती है। एक औरत बाथरूम में छुपी होती है। जब एसून अंदर जाती है तो पता चलता है कि वो कैप्टन की बीवी है। एसून का दिल पिघल जाता है क्योंकि वो ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि उसके पति ने जीना हराम कर रखा होता है और वो अपना माइंड फ्रेश करने यहाँ आती है। उसके लिए डांस एक मानसिक सहारा था। एसून उसे छुपा देती है और खिड़की से भागने में मदद करती है। रात को एसून ग्वानसिक से मिलने जाती है। वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे बोट पे ले जाने लगता है, लेकिन परंपरागत रूप से औरतों को नाव पर चढ़ने की इजाजत नहीं थी क्योंकि माना जाता था कि समुद्र आदमियों के लिए होता है और औरतों के लिए मनहूस होता है। इसी वजह से ग्वानसिक हमेशा अपने बेटे को साथ में नाव पर ले जाता था, जबकि एसून और गमयोंग किनारे पर ही रह जाते थे। लेकिन आज ग्वानसिक ने दोनों को भी नाव पर चढ़ने को कहा। एसून थोड़ी झिझकती है। पुरानी मान्यता उसके मन में घर किए बैठी थी, लेकिन गमयोंग बहुत उत्साहित थी। वो चढ़ना चाहती थी। एसून नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी भी ऐसे अंधविश्वासों में यकीन करे, इसलिए वो खुद भी हिम्मत करके नाव पर चढ़ गई। ग्वानसिक कहता है कि अब ये बोट पूरी तरह से तुम्हारी है और वो एसून से बोट पर बच्चों का नाम लिखने को कहता है। एसून भगवान का थैंक यू कहती है कि अब उसके पास घर है, बोट है और एक प्यारी सी फैमिली है। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। अगले दिन गांव में तूफान आता है। एसून बच्चों को लेकर घर में छिप जाती है। तभी कोई चिल्लाता है कि उसकी बेटी साइकिल चलाते हुए गिर गई है। वो पड़ोसन से कहती है कि उसके छोटे बच्चों का ध्यान रखना, लेकिन एसून बिना देखे ही चली जाती है कि पड़ोसन सो रही थी। वो अपनी बेटी को ढूंढ लेती है जो ठीक होती है, लेकिन जब वापस आती है तो छोटे बच्चे घर में नहीं मिलते। पता चलता है कि पड़ोसन सो रही थी और वो एसून को नहीं सुन पाई थी। वो इधर उधर ढूंढती है। तभी एक मछुआरन उसके बेटे को वापस लाती है। एसून खुशी से उसे गले लगा लेती है और पूछती है उसका छोटा भाई कहाँ है। मछुआरन बताती है कि वो भी डर के मारे बाहर निकल गया और अब कहीं नहीं मिल रहा। एसून बहुत डर जाती है। पूरे गांव वाले उसकी मदद करते हैं, लेकिन बच्चा कहीं नहीं मिल रहा होता। फिर एक और मछुआरन आती है, कहती है कि उसने उसके बेटे को समंदर में से निकाला है, लेकिन वो डूब चुका था। एसून टूट जाती है। बेटे को सीने से लगाए बैठी रहती है और उसे गर्म करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। वो यकीन नहीं कर पाती कि उसका बेटा मर चुका है। फिर ग्वानसिक आता है और जमीन पर बैठ जाता है और अपने बेटे के लिए रोता है। एसून घर लौटती है। खुद को दोष देती है कि उसने क्यों बच्चों को अकेला छोड़ा। उसे आखिरी बार बेटे की शक्ल याद आती है जब वो रो रहा था और उसे गले लगाना चाहता था। वो पछताती है कि उसने उसे गले क्यों नहीं लगाया और डिप्रेशन में चली जाती है। ना खाती है, ना पीती है, ना किसी से बात करती है। ग्वानसिक की माँ आती है, पर वो उसे डांटती नहीं बल्कि सहारा देती है और बेटे के कपड़े और खिलौने पैक कर देती है ताकि एसून उन्हें देखकर टूटे नहीं और उसकी यादें कम हो। उधर ग्वानसिक भी बहुत दुखी होता है। वो अपने बेटे को नहीं भूल पाता। तभी उसे अपनी बेटी की एग्जाम पेपर दिखती है। वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसे 100 में से 100 नंबर मिले होते हैं। ग्वानसिक पूछता है कि उसने रिजल्ट के बारे में क्यों नहीं बताया, तो उसकी बेटी रोने लगती है और गिल्ट में होती है कि उसकी वजह से माँ बाहर गई थी और भाई खो गया और मर गया। ग्वानसिक उसकी बातों से भावुक हो जाता है, उसे गले लगाता है और कहता है कि वो अब खुद को माफ कर दे। अगले दिन वो फिर से काम पर लौटने का फैसला करता है ताकि अपने बच्चों का पालन कर सके। एसून भी उसके साथ जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे अब समुद्र से नफरत होती है क्योंकि उसी ने उसकी माँ और बेटे को छीन लिया। ग्वानसिक को उस पर दया आती है और वो उसे समुद्र के किनारे ले जाता है ताकि उसका मन थोड़ा हल्का हो। वहां एसून रोने लगती है और कहती है कि उसका बेटा उसी की वजह से मरा। वो कहती है मैं हमेशा उसे इसी जगह लाती थी ताकि हम दोनों तुम्हारा इंतजार कर सकें।
तूफान वाले दिन भी वो यहीं आया और फिर जो हुआ वो सबके सामने है। ग्वानसिक खुद को रोक नहीं पाता और रोने लगता है। वो एसून को गले लगाता है और कहता है कि यह किस्मत थी, किसी की गलती नहीं, और अब उन्हें अपनी बाकी की जिंदगी अपने बच्चों की परवरिश में लगानी चाहिए। फिर वो दोनों वहां से चल देते हैं। ग्वानसिक बाहर से खुद को मजबूत दिखाता है, लेकिन अंदर से टूटा हुआ होता है। जब वो अपने बेटे की डेथ सर्टिफिकेट भरता है तो टूट जाता है और जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोता है। गांव के लोग एसून को खाना और मिठाइयां भेजते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो कुछ पका नहीं पा रही होगी। वो गांव वालों की इस जेस्चर से भावुक हो जाती है और रो पड़ती है। फिर हमें मकान मालिक से पता चलता है कि जब एसून उसके यहाँ किराए पर रहती थी, उसके रूम का किराया उसकी सौतेली माँ ने दिया था। वही वो अनजान शख्स थी जो हमेशा किराया चुका देती थी। एसून को इससे थोड़ी राहत मिलती है और वो दोबारा जीने की उम्मीद करती है। एसून तय करती है कि अब वो अपने दोनों बच्चों के लिए जिंदगी में आगे बढ़ेगी। साल बीतते हैं। एसून और ग्वानसिक की बेटी गमयोंग अब बड़ी हो चुकी है और बिल्कुल एसून जैसी दिखने लगी है। वो हाई स्कूल से टॉप करके निकलती है और अपने माता पिता को बताती है कि अब वो सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी में जाएगी। एसून बहुत खुश होती है कि उसकी बेटी वो सपना पूरा कर रही है जो वो खुद कभी पूरा नहीं कर पाई थी। एक हफ्ते बाद यूनिवर्सिटी का पहला दिन आता है। वो सब गमियों के साथ शहर जाते हैं, साथ में फोटो खिंचवाते हैं। वहां उनकी मुलाकात एक फैमिली से होती है जिनका बेटा भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने आया है, जिसका नाम पार्क योंग बॉम होता है। ग्वानसिक को अपनी बेटी पर शक होता है, इसलिए वो पार्क को उससे दूर रखने की कोशिश करता है, लेकिन पार्क हंसकर सबकी फोटो लेता है। जब वो घर लौटते हैं तो ग्वानसिक नोटिस करता है कि पार्क ने एक फोटो सिर्फ गमयोंग की ली है। उसे गुस्सा आता है और डर भी लगता है कि कहीं गमयोंग भी वही गलती ना कर बैठे जो उसने खुद की थी। लेकिन एसून हंसती है और कहती है, अब हम बूढ़े हो चुके हैं और आजकल के बच्चे तो सीधा शादी कर लेते हैं, छिपकर भागते नहीं। पर ग्वानसिक का शक सही निकलता है। गमयोंग और पार्क योंग बॉम एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं और रात में छिपकर मिलते हैं। अगली सुबह गांव में कैप्टन बाजार में जाता है और मछुआरों को वहां से अपनी दुकान हटाने की धमकी देता है, क्योंकि सियोल ओलंपिक होने वाली है और उन्हें लगता है कि मछुआरों की वजह से गांव की इमेज खराब होगी। मछुआरे मना करते हैं और बहस शुरू हो जाती है। एसून वहां पहुंचती है और उनका साथ देती है। जब बात नहीं बनती तो वो गाड़ी के सामने जमीन पर लेट जाती है। कैप्टन उसके साहस से हैरान हो जाता है और पीछे हट जाता है, क्योंकि गांव वाले एसून के साथ खड़े हो जाते हैं। उसकी बहादुरी पूरे गांव में चर्चा बन जाती है। लोग कहते हैं कि एसून को ही अगला सरपंच बनना चाहिए। पहले तो एसून मना कर देती है, लेकिन जब सब जिद करते हैं तो वो मान जाती है। उधर ग्वानसिक ने भी अपनी पत्नी के लिए प्रचार किया। मछुआरों को स्नैक्स बांटकर वोट जुटाने की कोशिश करता है। दूसरी ओर कैप्टन भी लोगों को रिझाने की कोशिश करता है। उन्हें मीट खिला रहा होता है ताकि वोट ले सके। वो एसून की बदनामी भी करता है कि जब वो जवान थी तो ग्वानसिक के साथ भाग गई थी और शादी से पहले ही एक बेटी भी हो गई थी, यानी इसीलिए वो सरपंच बनने लायक नहीं है। लेकिन गांव की औरतें भड़क जाती हैं, एसून का बचाव करती हैं और कहती हैं कि अब उनकी वही बेटी सियोल यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। अगले दिन एसून अपना सबसे अच्छा ड्रेस पहनती है और स्कूल जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि पेरेंट्स मीटिंग है और उसके बेटे को अवार्ड मिलने वाला है। लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि टीचर ने उसे इसीलिए बुलाया है क्योंकि उसका बेटा बहुत शरारती है। उसने टीचर की गाड़ी के लेटर निकालकर बेच दिए हैं। वह स्कूल में हमेशा बैटिंग करता है और हमेशा पैसे कमाने के चक्कर में रहता है। एसून को बहुत शर्म आती है और वो माफी मांगती है और कहती है कि उसका बेटा दोबारा ऐसा नहीं करेगा। रास्ते में वो बेटे को डांटती है कि उसे पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए ताकि वो भी यूनिवर्सिटी जा सके जैसे उसकी बहन गई है। वहीं दूसरी तरफ सांगिल लोगों को फिर से मटन खिला रहा था। रात को मछुआरन एसून से मिलती हैं और कहती हैं कि उसे भी कैंपेन चलाना चाहिए जैसे कैप्टन चला रहा है। लेकिन एसून मना कर देती है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। वो कहती है कि गांव वाले खुद फैसला करेंगे। उस रात प्रेसिडेंट एक प्राइवेट रूम में एक महिला मीसुक के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। वो चाहती थी कि ओलंपिक की वजह से सड़क किनारे के सारे स्टॉल हटा दिए जाएं और उस जमीन से मुनाफा कमाया जाए। प्रेसिडेंट ने 30% शेयर के बदले हामी भर दी। फिर वे मीसुक के पैर की मसाज करने लगता है और उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त एसून कमरे में घुस आती है। मीसुक वहां से जल्दी से चली जाती है और कैप्टन सांगिल उनसे कहने लगता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। एसून उससे कहती है कि हम बाहर काम कर रहे थे, और मछुआरन जोंग बोलती है कि हमें तुम्हारी सारी आवाजें आ रही थी। तभी एक और मछुआरन कहने लगती है कि तुम्हारे जैसा आदमी सरपंच नहीं बन सकता। सांगिल कहने लगता है, मीसुक के पैर सुन हो गए थे, मैं बस उसकी मदद कर रहा था। उनमें से एक मछुआरन बोलती है कि कभी अपनी बीवी के भी बारे में इतना सोचा है।
ये सारा मामला अब गांव के सभी मछुआरों के सामने खुल जाता है कि सांगिल उस जमीन बेचने वाली औरत की मसाज कर रहा था। अगले दिन चुनाव का रिजल्ट आता है और सब चौंक जाते हैं। ऐसून जीत जाती है और सरपंच बन जाती है। मछुआरे बहुत खुश होते हैं और जश्न मनाते हैं और एक बड़ा भोज रखते हैं। सब ऐसून की तारीफ करते हैं। कैप्टन भी आता है लेकिन वो बहुत जलता है क्योंकि ऐसून को उससे ज्यादा वोट मिले थे। कैप्टन की बीवी बहुत खुश होती है क्योंकि ऐसून जीत जाती है। उसका पति उसे बुरा बर्ताव करता था। वो ऐसून को बताती है कि उसने और उसकी सहेलियों ने भी ऐसून को ही वोट दिया था। मछुआरे गाने चलाते हैं। ऐसून गाती है, नाचती है और खूब हंसती है। उसका बेटा उसे नाचते देखता है और शर्मिंदा हो जाता है। उसका बेटा ग्वानसिक से कहता है, पापा रोको ना मम्मी को, वो सबके सामने डांस कर रही हैं। लेकिन ग्वानसिक मना कर देता है और कहता है, उसे करने दो जो वो चाहती है, उसने बहुत कुछ सहा है। ग्वानसिक वहीं खड़ा रहता है जब तक ऐसून थक कर सो नहीं जाती। फिर उसे अपनी पीठ पर उठाकर घर ले जाता है। बेटा कहता है कि वो मम्मी को उठाकर ले जाएगा, लेकिन ग्वानसिक मना करता है और कहता है, मैं खुश होता हूँ जब वो मेरे पास होती है, मैं अपनी बीवी पर फख्र करता हूँ। ऐसून ये सुन लेती है और उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसे यकीन हो जाता है कि उसने अपनी जवानी में जो फैसला लिया था वो बिल्कुल सही था। एक दिन हम गमियों को देखते हैं जो एक अमीर लड़की को ट्यूशन पढ़ा रही होती है ताकि अपने खर्चे निकाल सके। वो उसके साथ उसके घर जाती है पेमेंट लेने, लेकिन वहां की नौकरानी उसे बाहर निकलने का इशारा करती है। गमियों को उसकी बात अजीब लगती है। वो जाने ही वाली होती है कि तभी उस अमीर लड़की की माँ आ जाती है और गमियों से बात करना चाहती है। वो कहती है, मैं बहुत दिन से अपनी बेटी के लिए तुम्हारी जैसी समझदार लड़की ढूंढ रही थी और आखिरकार तुम मिल गई। हम लोग अमीर हैं, हमारे पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है, डिग्री। मैं चाहती हूँ कि तुम यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम में मेरी बेटी की जगह बैठो। अगर पास हो गई तो मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगी। गमियों को यह सुनकर झटका लगता है, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि ट्यूशन देना भी इनलीगल है और ऊपर से अगर वो एंट्रेंस एग्जाम देते पकड़ी गई तो उसे यूनिवर्सिटी से निकाल देंगे और जेल भेज देंगे। वो अमीर औरत उसे सोचने की मोहलत देती है क्योंकि वो जानती है कि गुम्मयोंग जापान पढ़ने जाना चाहती है। फिर वो उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है और कहती है, तुम्हारे माँ बाप गरीब हैं, वो कभी तुम्हें बाहर नहीं भेज सकते, मेरा ऑफर स्वीकार कर लो। लेकिन वो नहीं जानती थी कि गमयोंग अच्छे संस्कारों वाली लड़की है और उसे अपने माँ बाप पर गर्व है। गमयोंग उसकी बातों से चिढ़ जाती है और कहती है कि वो कभी ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे उसके माँ बाप की इज्जत को ठेस पहुंचे। वो उसे छोड़कर चली जाती है, लेकिन वो अमीर औरत गुस्से में आ जाती है और बदला लेने के लिए कहती है कि गमयोंग ने उसका अंगूठी चुराया है। जब गमयोंग नीचे जा रही होती है, सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाता है। पुलिस वाला उसका बैग चेक करता है, लेकिन गमयोंग कहती है कि वो निर्दोष है और वो औरत झूठ बोल रही है। उसने कोई अंगूठी नहीं चुराई, बस अपने मेहनत के पैसे उठाए थे। जिस पर ऑफिसर कहने लगते हैं कि कैसे कमाए हुए पैसे ट्यूशन देकर, जिस पर गमयोंग एकदम चुप हो जाती है क्योंकि 1988 में कोरिया में प्राइवेट ट्यूशन देना इनलीगल था, इसलिए वो ट्यूशन पढ़ाने वाली बात छुपाए रखती है। पुलिस उससे कहती है कि वह अपने पिता को बुलाए ताकि वो जमानत दिला सके। उधर ग्वानसिक हॉस्टल के बाहर गमयोंग का इंतजार कर रहा होता है और वहीं उसे एक आर्मी सोल्जर दिखता है। वो पार्क योंगबॉम होता है, गमयोंग का क्लासमेट जिसे उसने पहले दिन देखा था। पता चलता है कि पार्क आर्मी ज्वाइन कर चुका है। उसके हाथ में फूल होते हैं और ग्वानसिक उससे कहता है, खबरदार अगर तुमने मेरी बेटी को डेट किया तो। जिस पर पार्क कुछ नहीं बोलता। तब ग्वानसिक फिर से कहता है कि अब चुप क्यों हो गए, कहीं तुम्हारा गमयोंग के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा। पार्क कहता है, उसने मेरी नाक में दम कर रखा है, वो बहुत सख्त है और बार बार ब्रेकअप कर लेती है, वो भी यह कहकर कि मैं इतना चुप क्यों रहता हूँ। ग्वानसिक उसकी बात सुनकर मुस्कुराता है और ऐसून के साथ बिताए पुराने पल याद करता है। उसे समझ आता है कि गमयोंग अपनी माँ जैसी ही है। दूसरी तरफ उस अमीर औरत की नौकरानी जब ये सब सुनती है तो उसे गमयोंग पर तरस आता है। नौकरानी उसकी अंगूठी जमीन पर गिरा देती है और दिखावे के लिए कहती है कि उसे अंगूठी नीचे पड़ी हुई मिली और कहती है अब अंगूठी मिल गई है तो वो गमयोंग को पुलिस के पास से छुड़वा दे। जिस पर वो अमीर औरत उससे कहने लगती है, तुम होती कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाली। फिर जब वो अमीर औरत नहीं मानती तो नौकरानी उस अमीर औरत को धमकी देती है कि अगर उसने गमयोंग को नहीं छुड़वाया तो वो अंगूठी खिड़की से बाहर फेंक देगी। वो औरत डर जाती है क्योंकि अंगूठी बहुत महंगी थी और वो गमयोंग को पुलिस से छुड़वा देती है। यहाँ हमें पता चलता है ये नौकरानी वही है जिसे ऐसून और ग्वानसिक ने होटल में बचाया था। गमयोंग बाहर आती है और अपनी माँ को कॉल करती है, लेकिन उसे सच बताने की बजाय झूठ बोलती है कि वो ठीक है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी माँ परेशान हो। जब वो हॉस्टल पहुंचती है तो उसका पिता ग्वानसिक उसका इंतजार कर रहा होता है। वो उसे देखकर बहुत खुश होता है।
वो रेस्टोरेंट में बैठते हैं। गमयोंग उसे दिखाने की कोशिश करती है कि वो मजबूत है, लेकिन खुद को रोक नहीं पाती और रोने लगती है। वो बताती है कि उसने ट्यूशन का काम छोड़ दिया है और अब वो बिना पैसों के बाहर पढ़ने नहीं जा पाएगी। ग्वानसिक अंदर से टूटा होता है, लेकिन उसे दिलासा देता है और कहता है कि बेटा, जो तुम्हें चाहिए तुम वो करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और कहता है कि गमयोंग पैसों की चिंता मत करे, मैं मेहनत करके सब कर लूंगा और तुम्हारे सारे सपने पूरे करूंगा। वो उसे अलविदा कहता है और बस में बैठकर हाथ हिलाता है। जाते हुए वो उदास होता है कि उसे अपनी बेटी को अकेला छोड़ना पड़ रहा है। अगले दिन गमयोंग को पता चलता है कि पार्क की छुट्टी खत्म हो गई है और अब वो आर्मी में वापस जाएगा। वो उसे विदा करने जाती है, उसे गले लगाती है और रोते हुए माफी मांगती है कि उसने उसे बुरा महसूस कराया। वो वादा करती है कि जब वो लौटेगा तो वो उसका इंतजार करेगी। इधर एसून अपने पुराने स्कूल में जाकर मछली बेचने का स्टॉल लगाती है, क्योंकि वहां पर फेस्ट लगा था और वहां एसून पुरानी यादों में खो जाती है। वो दुखी होती है क्योंकि उसका सपना था कि वो पढ़े और एक कवि बने। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिस कैफे में एसून और कैप्टन सांगिल पहली बार मिले थे, वो जगह एसून और 3 आंटीज ने मिलकर लोन के पैसों से खरीद ली थी। उसकी मछुआरन दोस्त उसे गले लगाती है और मदद करती है। उसी समय गमयोंग यूनिवर्सिटी में होती है और उसकी प्रोफेसर उससे बात करती है। वो जानती है कि गमयोंग बहुत होशियार है और उसे आगे पढ़ना चाहिए। वो उसे स्कॉलरशिप दिलाने की पेशकश करती है। गुमयोंग खुश हो जाती है और अपने घर फोन करती है ताकि ये खुशखबरी सुना सके। लेकिन एसून को बुरा लग जाता है और अपमान महसूस होता है कि कोई और उसकी बेटी की मदद कर रहा है। वो कॉल काट देती है और ग्वानसिक से बात करती है। दोनों मिलकर तय करते हैं कि वो सब कुछ बेच देंगे ताकि गमयोंग को जापान भेज सकें। अगले दिन वो अपना बड़ा घर बेच देते हैं और एक छोटे से किराए के घर में शिफ्ट हो जाते हैं। फिर गमयोंग एयरपोर्ट जाती है जापान पढ़ने के लिए। वो दुखी होती है, रोती है, लेकिन जब वो अपना बैग खोलती है तो उसे अपनी माँ का एक लिफाफा मिलता है जिसमें सारी बचाए हुए पैसे होते हैं। उसे बहुत गिल्ट होता है क्योंकि उसकी माँ ने उसके लिए सब कुछ त्याग दिया। उधर